नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है रसायन सारथी चैनल पर। आज हम बात करेंगे नीट के लिए बहुत ही उपयोगी जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी मूल कंसेप्ट। उस चैप्टर से आते हैं आपके पास न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल बहुत ही कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। उस न्यूमेरिकल पोर्शन में हम आज बात करेंगे टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोइकियोमेट्री की, यानी प्रतिशत संगठन व रस समीकरण मिति की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। प्रतिशत संगठन जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, सुनिएगा गाइस। प्रतिशत संगठन का मीनिंग है कि हमारे पास कोई कंपाउंड यानी यौगिक है, उसमें किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का कितना योगदान है, कितना प्रतिशत वहां पर मौजूद है, वो निकालना। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य जो सूत्र है वो आप लोग यूज करेंगे, जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना होगा, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही आराम से। जिसका भी प्रतिशत आपको निकालना है उसका द्रव्यमान यानी उसका मास ऑफ एलिमेंट, उस सब्सटेंस में उपस्थित जो तत्व है उसका द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ कंपाउंड यानी उस यौगिक का द्रव्यमान गुणा 100। सिंपल प्रतिशत। मान लीजिए आपको पूछा जाए इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का हुआ और आपने 30 नंबर लेके आए उसमें से, तो आपका प्रतिशत कितना, आप क्या करोगे, 30 जो आप लेके आए, जो आपने ऑब्टेन किया, किस में से, 80 में से, गुणा 100, तभी प्रतिशत निकाला जाता है। सेम वैसा ही प्रतिशत यहां होगा। ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वन बाय वन इसके न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन देखो आप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। इंसुलिन आपको दे रखा है कि इंसुलिन है, इस इंसुलिन के अंदर जो सल्फर है उसका प्रतिशत 3.4% है। इंसुलिन में सल्फर का प्रतिशत आपको गिवन है, तो इंसुलिन का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हमें यह बताना है। तो मान लीजिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड अपने आप में 100% होता है। अगर वो 100% होता है, उसमें से किसी तत्व का हमें प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सल्फर का प्रतिशत पूछा है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर यानी सल्फर का द्रव्यमान बटे मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का द्रव्यमान गुणा 100 करवाओगे। सिंपल कहानी यही है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए गाइस, सल्फर का प्रतिशत आपको गिवन है 3.4, यहां लिखो विदाउट साइन ऑफ परसेंटेज, 3.4 लिखा। मास ऑफ सल्फर कितना होता है भाई, 32। सल्फर का द्रव्यमान, यहां सल्फर का आप क्या लोगे, मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास जिसे हम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ना बोल के मैं बोलूं परमाणु भार, परमाणु भार लेंगे। सल्फर का, सल्फर आता है एटॉमिक नंबर 16, 16 का डबल 32, ठीक है। आपको एक लिस्ट दी जा रही है, इसमें से आपको इन तत्वों के अणुभार इन द सेंस एटॉमिक मास, परमाणु भार याद रखने हैं जो लिस्ट में गिवन है, ठीक है गाइस। वो याद रखने जरूरी है, वो याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहां पर सल्फर का मास भाई साहब 32 मास ऑफ कंपाउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। इंसुलिन है ना कंपाउंड, तो यौगिक तो कौन है भाई साहब, इंसुलिन है। तो इसको मान लीजिए x गुणा करवा दीजिए 100 का, तो यहां पर x का वैल्यू आएगा बेटा आपके पास 32 बटे 3.4 गुणा 100। इसको सॉल्व करिएगा, 2 की पार्टे से 16 बार, 2 की पार्टे से 17 बार, तो ऊपर क्या बन रहा है बेटा 1600 या 16,000 बटे 17। जब आप इसे सॉल्व करें 94, आप सॉल्व करिएगा, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, वही आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास अमोनियम सल्फेट है जो 66% प्योर है यानी शुद्ध है, उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है। अब एक बात सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक अपने आप में 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि अमोनियम सल्फेट जो था वो 100% था, उसमें से 66% प्योर अमोनियम सल्फेट है जिसमें मेरे को नाइट्रोजन का प्रतिशत फाइंड आउट करना है। मतलब तो यही हुआ ना,
तो मैं पहले ये देखता हूं कि 100% जब था तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, प्रतिशत कितना है। मैं पहले क्या करूंगा, इसका कंपाउंड का मोलर मास निकालूंगा, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या, जो एलिमेंट है उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, उनको सम अप कर दो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सबका सेपरेटली मास लीजिए, इनको सम अप करिए। जब मैं इसको सम अप करता हूं तो मेरे पास आता है 132 ग्राम। मोलर मास कितना आया भाई साहब, 132 ग्राम। नाउ ये 132 ग्राम आया, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना लिखूंगा, 28 अपॉन कंपाउंड का मास कितना है, मोलर मास ही लिखूंगा 132 गुणा 100। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आएगा 21.21%। इतना नाइट्रोजन का परसेंटेज होगा जब ये पूर्ण रूप से 100% होगा। इसने बोला है इतना प्योर है, 66% प्योर है, शुद्ध है। तो क्या करो, इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 66 से, तब आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 14%। यानी नाइट्रोजन का इतने परसेंट प्योर अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन का परसेंट है वो कितना है, 14। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या आपको ये कंपाउंड देख रखा है FeCNS का होल थ्राइस डॉट 3s2 हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसके अंदर वाटर का परसेंटेज, जल का प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, इस बंदे का, इस कंपाउंड का, इस यौगिक का आप लोग क्या करिए, मास निकालिए। मास का मतलब यहां सिंपली मतलब ही होगा गाइस मोलर मास। मोलर मास निकालिए। Fe का आपको पता है एटॉमिक मास, अगर नहीं दे रखा हो तो आपको याद रखना है 56 होता है। ठीक है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, कितने हैं, 3। इनको सम अप करो, इनके एटॉमिक मास को, और 3 से गुणा करवाना है। जब मैं 3 से गुणा करवाता हूं तो आता है 174 प्लस वाटर, वाटर का होता है 18 ग्राम, कितने हैं, 3। तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा 54। इसको सम अप करो तो आएगा आपके पास 284 ग्राम्स। ये आपका हुआ इसका कुल योग, यानी यौगिक का द्रव्यमान, कंपाउंड का मास। नाउ इसमें से वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल्स टू, वाटर है कितने, 3 मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल का मत रख देना, यहां वाटर इस कंपाउंड में कितने हैं, 3। अगर यहां कुछ नहीं होता, 3 नहीं लिखा हो तो मैं केवल 18 ग्राम लेता, लेकिन है कितने, 3। तो 3 गुणा 18 बट्टे में टोटल मास 284 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हुआ 54 बटे 284 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज इक्वल्स टू 19%। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। वो क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, जिसका अणुभार दे रखा है 67200, इसके अंदर जो Fe है, आयरन का प्रतिशत है इतना। Fe का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान 56 दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम बताने Fe के, इसमें कितने होंगे, हमें Fe के परमाणुओं की संख्या बतानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। हीमोग्लोबिन में आयरन का प्रतिशत मेरे को दे रखा है, तो Fe का परसेंट, मैंने क्या बोला, जिसका निकालना होता है उसका मास अपॉन उस कंपाउंड का मास, कैपिटल M, मास ऑफ, ऐसे लिख दूं मास ऑफ कंपाउंड, या ऐसे लिख दूं मास ऑफ Fe अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे करते थे। यहाँ मास ऑफ Fe हमें नहीं पता, तो मैंने बोल दिया x। मेरे को नहीं पता ना यहाँ पर Fe कितना, मेरे को मोलर मास जरूर पता है, यानी एटॉमिक मास जरूर पता है Fe का, लेकिन मेरे को ये थोड़ी पता है ये है कितना, हीमोग्लोबिन में Fe का कितना मास है मेरे को नहीं पता, लेकिन Fe का परसेंटेज पता है 0.334 है। मैंने इसको मान लिया x, ये मास कंपाउंड का ऑर्गेनिक मास इनटू 100। यहां से x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू 0.334 मल्टीप्लाई बाय 67200 अपॉन 100, तो x का वैल्यू आएगा आपके 224। x का वैल्यू क्या आ गया, 224। मेरे को ये पता चल गया कि 224 हीमोग्लोबिन में जो Fe है वो कितना है, 224 ग्राम है।
एक Fe के एटम का मास कितना है 56, यानी उसका परमाणु भार। तो नंबर ऑफ Fe एटम, Fe के परमाणुओं की संख्या निकालनी होगी तो क्या करूंगा, 2 to 4 में 56 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा आंसर 4, यानी 4 Fe के एटम होंगे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। बात आई समझ में? देखिएगा इस स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति क्या है, स्टोइकियोमेट्री समझिए। स्टोइकियोमेट्री है क्या उसको समझिए। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी, A प्लस B मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं AB का। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल रहा हूं, 3, 2 और यहाँ पर डाल दिया 4। ठीक है, सुनिएगा गाइस, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक, इन्हें क्रियाकारक बोला जाता है गाइस। इसे बोला जाता है प्रोडक्ट यानी बेटा उत्पाद। क्रियाकारक और उत्पाद हमेशा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ये आपको पता है। नाउ यहां पर ये जो नंबर है वो हम इसलिए लिखते हैं या इसलिए लिखा जाता है ताकि रिएक्शन बैलेंस हो सके। रिएक्शन क्या हो सके बेटा, बैलेंस हो सके और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो कर सके। अब ये जो नंबर यहां लिखे जाते हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रस समीकरण मितीय गुणांक बोला जाता है इन्हें। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमें क्या बताते हैं, ये हमें अमाउंट बताते हैं उस पदार्थ का, यानी उसकी मात्रा बताते हैं। और मात्रा यानी अमाउंट किसमें बताते हैं वो सुन लीजिए, या तो वो बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स या बताएंगे वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है सुनिएगा, मैंने ये बोलूंगा 3 मोल A 2 मोल B से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके 4 मोल AB का निर्माण करता है। ठीक है, या मैं क्या बोलूंगा, 3 लीटर A 2 लीटर B से अभिक्रिया करके 4 लीटर AB। अब लीटर है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन बोल सकता हूं, या गैसेस पर अप्लाई होता है, सॉलिड पर अप्लाई नहीं होता। अंडरस्टूड हो इस बात के लिए? तो तुम्हें 2 चीजें ध्यान रखनी है, ये अमाउंट यानी नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम बताता है। अब ये जो n है, n में ही छुपा रहता है, तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स में ही ये छुपा है मास, तो द्रव्यमान भी बताएगा। और नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ही n/Na, ये एक फॉर्मूला और पढ़ा आपने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल दीजिए, तो n भी छुपा है तो ये भी बताएगा। तो आपको मेनली 2 चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स में ये सब आ गया और एक वॉल्यूम, ये चीज। अब जब भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखिए। मैं इसे थोड़ा रब करता हूं। अब सुनिएगा गाइस, जब भी आपको स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, आपको सबसे पहले रिएक्शन बनाना सीखना है। एक बैलेंस्ड करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको सबसे पहले। अगर लैंग्वेज में दे रखा है तो सबसे पहले बनाइए उसकी केमिकल रिएक्शन और उसे बैलेंस कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं प्लीज लिखिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखिए, लैंग्वेज को पढ़िए क्वेश्चन की और करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। फिर बात आती है कि ये जो नंबर्स हैं इनको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं वो समझिए। ये नंबर मैंने बताया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पहले तो ये लिखिए कौन कौन है, 3 है, 2 है, 4 है। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या क्या बताता है, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स बताता है। तो यानी ये इसको बता रहा है कि 3 मोल है, ये बता रहा है कि ये कितना मोल है, 2 मोल है, ये बता रहा है बेटा हाउ मच इट इज 4 मोल्स। ओके, नाउ अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स में क्या छुपा रहता है, मास। तो मास की फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n इक्वल्स टू होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M। मास की फॉर्म में अगर लिखना है तो मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 3 इंटू कैपिटल M, 2 इंटू M, 4 इंटू M, यानी जो भी सब्सटेंस है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मास की फॉर्म में डाटा आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा ये मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स का मैं ऐसे लिख देता हूं n/Na, है ना। तो Na का मल्टीप्लाई करवा दूंगा
यानी ये जो नंबर ऑफ मोल्स है 3, इसको गुणा करवा दो Na का, 3Na, ये हो गया बेटा 2Na, ये हो गया बेटा 4Na। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम एट एसटीपी पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम एट एसटीपी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम एट एसटीपी हमेशा होता है नंबर ऑफ मोल्स गुना 22.4, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको 22.4 से गुणा करवा दो। ये 2 इंटू 22.4, ये 4 इंटू 22.4। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम है। अब सुनिएगा, इन सब का मीनिंग क्या मैंने अभी बताया था कि 3 मोल ए 2 मोल बी से अभिक्रिया रिएक्शन करता है तो 4 मोल ए बी बनता है ना। मैंने अभी बोला कि ये जो डाटा है एन, ये सब का मीनिंग क्या है, सेम ही तो है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 3 मोल ए, या मैं बोलूं 3, ये जो मास है कि इतना मास ए का इतने मोल बी से रिएक्शन करके 4 मोल ए बी बनाता है। मतलब मैंने इसको इससे रिलेट करवाया फिर ये निकाला, मैं चाहूं तो इसको इससे रिलेट कराऊं फिर ये निकालूं, मैं चाहूं तो इसको इससे रिलेट कराऊं फिर ये निकालूं, मैं चाहूं तो इसको इससे रिलेट कराऊं फिर ये निकालूं, बात एक ही होगी। यानी मैं 3 मोल बोलूं या 3m, यानी इसका जो भी मोलर मास होगा वो बोलूं, चाहे मैं इसके इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बोलूं, चाहे मैं इतना लीटर ए होगा वो बोलूं, और वो इससे रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा क्या बनाएगा, 4 मोल ए। ये रिलेट करना सीखना आप लोग कि इधर से कुछ भी उठा के इससे कंपेयर कराऊं तो ये एक चीज बनेगी। ठीक उसी प्रकार इधर से कुछ भी उठाऊं, कुछ भी इनमें से किसी एक से रिलेट कराऊं तो यहां पे कोई एक चीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई 4 मोल ए बी जब बना तो उसने 2b की जरूरत थी। 4 मोल ए बी बनाने के लिए जो बी थी उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी ये पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि 4 मोल ए बी जब मैं लेता हूं तो कितना मॉलिक्यूल चाहिए मेरे को, तो मेरे पास आंसर है बी का 2Na। जब मैं 4m यानी इतना मास लूं तब कितना चाहिए, इतना, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूं तब कितना चाहिए, इतना, इतनी वॉल्यूम लूं तो इतना चाहिए। मतलब इधर से भी किसी को कंपेयर कराऊं तो ये चीज चाहिए, इधर से इसको कंपेयर कराऊं तो ये चीज चाहिए। तो आपको इनमें से रिलेट करना आना चाहिए। अगर आप नहीं समझे ये चीज तो आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे। फिर देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इनमें से किसी एक चीज को, यानी कौन कौन है, नंबर ऑफ मोल्स है, मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, और वॉल्यूम। इन चारों का मतलब कि हर एक चीज में समान रहता है। यहां 3 मोल का मतलब यही है, यहां 2 मोल का मतलब ये है, यहां 4 मोल का मतलब ये। तो इनको आपस में आप रिलेट करवा सकते हो, ये कहना चाहता हूं मैं, समझे। अब अगर आप ये समझ जाते हो तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति। अब इसकी क्वेश्चंस की बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक मेथड आना चाहिए जिसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी एकक नियम। एकक नियम सभी ने छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 10 रुपए में 4 टॉफी आती है। सबने खाई है ना टॉफियां, 10 रुपए में 4 टॉफी आती है। भाई साहब 1 रुपए में कितनी आएगी, 10 रुपए में 4 टॉफी आती है, 1 रुपए में कितनी आएगी। क्या करते थे कि 10 रुपए में 4 टॉफी तो 1 रुपए में अपॉन करते थे, यही तो करते, भागाकार करते थे, डिविडेशन करते थे। आपको पता चल जाएगा 1 रुपए में इतनी टॉफी। वही मेथड स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। बात देखिए गाइस, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, वो ये बोल रहा है कि 5 ग्राम नाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन से रिएक्शन करती है। किससे, डाइहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन से। तो कितना ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ये है ना। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात आप केमिकल रिएक्शन बनाइए जो बैलेंस्ड हो, है ना।
तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि N2 है, H2 है, रिएक्शन करके क्या बना रही है, अमोनिया। अब इसे बैलेंस करिए, बैलेंस करूंगा तो यहां 3 लगाऊंगा, यहां बेटा लगाऊंगा 2। अकॉर्डिंग टू द आइडियल केमिकल इक्वेशन, ये आइडियल केमिकल इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके वो ये 1 3 2। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 3 2, है ना, ये शो करते हैं बेटा, है ना। सुनिएगा, अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे को दे रखे, मैं इसको मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। मास में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता रखा है, आप लोग इस नंबर ऑफ मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 गुना इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा, नाइट्रोजन का 28, तो यहां पर 1 × 28, 1 × 28 विच इज इक्वल्स टू दी 28 ग्राम। यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाई इट्स मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, कितने हैं मोल, 3, तो क्या हुआ 3 गुणा 2 विच इज 6 ग्राम। अमोनिया 2 मल्टीप्लाई बाई अमोनिया 14 नाइट्रोजन का और 3, 14 3 17, यानी 34 ऑफ ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनिएगा कि 1 मोल जब नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तब 2 मोल अमोनिया बनती है। समझे, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी तब 2 मोल अमोनिया बनेगी। इसको मास की फॉर्म में पढ़ूं तो यह पढ़ूंगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तब 34 ग्राम क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये है अकॉर्डिंग टू दी, ये देखो ये कंडीशन मैंने आइडियल निकाली है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है भाई साहब। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी तब मैंने ये डाटा निकाला है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 ग्राम नाइट्रोजन है आपके पास, कितना है भाई साहब, 5 ग्राम है। जब 28 ग्राम था नाइट्रोजन तब अमोनिया कितना बन रहा है, 34 ऑफ ग्राम, 34 ऑफ ग्राम। 5 ग्राम अगर हो तब कितना बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूंगा, इसको और इसको लेकर के यूनिटरी मेथड यानी एकक नियम अप्लाई करूंगा। सुनिएगा कैसे, जब नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, जब नाइट्रोजन है तब अमोनिया कितना बन रहा है, 34 ग्राम, कितना 34 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम होता तब अमोनिया कितना बनता, 34/28, लेकिन है कितना 5 ग्राम है तब अमोनिया कितना बनेगा, 34/28 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं बेटा 2 की टेबल से, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 7 14, 17 5 5 7 5 35 35 85 85/14, 85 इसको डिविडेशन कर दो, 85 14 14 5 6 24 24 2 6 2 6 2 8 84, 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। 6 पॉइंट समथिंग वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा कि यानी जब 5 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो अमोनिया 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। वो कैलकुलेट करोगे आप, डिविडेशन करोगे, 6 पॉइंट समथिंग ग्राम आ रहा है, ठीक है। वो भाग तो दे सकते हो ना बेटा, इतना ग्राम आपका अमोनिया बनेगा। इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व। ये सबसे इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, सबसे पहले सबसे इजी, पहले एक स्टेप, फिर धीरे धीरे अदर स्टेप्स। आई बात समझ में बेटा, क्या करना है, लिख लो ये चीज, क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो पहले उससे आप लोग बनाओ क्या, केमिकल इक्वेशन लिखो, बैलेंस, कैसी बैलेंस, इसके अकॉर्डिंग आइडियल कंडीशन बनाओ। क्या बनाओ, आइडियल कंडीशन, जो ये मैंने बनाई है, इस आइडियल कंडीशन को एक्चुअल कंडीशन से क्या करवाना है, रिलेट करवाना है। एक्चुअल कंडीशन क्या थी बेटा, 5 ग्राम था, उससे क्या करवा दिया मैंने, रिलेट, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके, तो मेरा आंसर आ गया। यही स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका रहता है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, अलग अलग टाइप के जो आपके नीट में आने लायक है या उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम बात करते हैं।
स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो देखिए क्या है। वो कह रहा है आपके पास 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है। 63.5 ग्राम जो कॉपर है उससे हाइड्रोजन सल्फाइड कितना रिएक्ट करे ताकि प्रेसिपिटेट बन सके, अवक्षेप बन सके। तो हमें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है आप ये देखिए ये क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या नहीं। अगर बैलेंस है तब उसके अनुसार यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मोल, यानी ये नंबर ऑफ मोल भी बता रहे हैं कि 1 मोल ये होगा तो 1 मोल ये चाहिएगा, तब जाकर के पीपीटी 1 मोल और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यही है। दे कितना रखा है कि कॉपर कितना है 63.5 ग्राम है। कितना है गाइस 63.5 ग्राम। जब कॉपर 63.5 ग्राम है, हमें पता है ये क्या है, इसका मास गिवन है 63.5 ग्राम। आपको कॉपर का नॉर्मली जो मोलर मास है वो पता है कितना होता है 63.5 ग्राम, यानी इसका मास और मोलर मास दोनों पता है आपको 63.5 ग्राम है। हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का मास निकालिए, सल्फर का 32 और 2 34 ग्राम, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर आपका हो जाएगा 34 ग्राम। जब 1 मोल ये है तो 1 मोल ये, यानी जब ये 63.5 ग्राम होगा तब हाइड्रोजन सल्फाइड कितना चाहिएगा आपको 34 ग्राम। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बोल रहा है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट है आपके पास, तो इससे कितना अवक्षेप, कितना पीपीटी बनेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमेशा ध्यान रखिए रिएक्शन हमको गिवन है, प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एजी का बनेगा पीपीटी। पीपीटी किसका बनेगा, अवक्षेप किसका बनेगा, सिल्वर का बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगी, गैसेज है, रिलीज हो जाएगी बाहर। तो यहाँ पर आप इसका क्या निकालिए, सबसे पहले मोलर मास निकालिए, ठीक है। जब मैं मोलर मास निकालूंगा तो आएगा देखो Ag 107.8 होता है। तो नॉर्मली आप चाहो तो इसे 108 राउंड फिगर में ले सकते हो। 108 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 108 का मैं डबल करूं तो मेरे पास आएगा 216 प्लस कार्बन 12, 16 दिया 48, 48 एड ऑन करो 6 8 से 14 15 16 1 4 5 6 7 276 ग्राम, यानी इसका मोलर मास कितना है 276 ग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्री आप ये चेक करिए बैलेंस है कि नहीं है। आप देखोगे तो ये बैलेंस एक करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है देन मैं ये बोल सकता हूं ये 1 मोल चाहिए तो ये कितना चाहिए भाई साहब Ag 2 मोल चाहिए। इसको मोलर मास यानी मास में ये नंबर ऑफ मोल मास में कन्वर्ट करो 1 into 276 ग्राम, तो आपके पास मास आया इसका 276 ग्राम। सिल्वर 108 का डबल 216 ग्राम, ठीक है। सुनिएगा गाइस, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं फिर लिख देता हूं 2 into 108 किया है मैंने, तो आया 216 ग्राम, ठीक है। कि जब 276 ये था तब 216 ये बन रहा था। अब हमें यही तो बताना है कि ये कितना हो 2.76 हो तब ये कितना बनेगा। यूनिटरी मेथड कि जब 276 ग्राम क्या था Ag2CO3 था तब Ag बन रहा था कितना, यानी पीपीटी इसकी 216 ग्राम। जब ये 1 ग्राम हो तब Ag कितना बनेगा 216 अपॉन 276 है कितना 2.76, तब कितना बनेगा 216 अपॉन 276 इंटू 2.76। ये पॉइंट हटाओ नीचे 000276 कैंसिल, पॉइंट हटाया 2.16, आंसर इतना ग्राम बनेगा, ठीक है गाइस। ये थे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो क्या बोल रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से जब रिएक्शन करवा जाती है तो कितना वॉल्यूम गैस रिलीज होगी या कितना वॉल्यूम गैस बनेगी, कितना आयतन गैस बनेगी, हमें ये बताना है। आपको रिएक्शन दे रखी है ये, अब आपको पता होना चाहिए इनमें से गैस कौन सी बन रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट गैस, ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन एथीन जो है वो है सब क्या है हमारे पास गैस है। एथीन क्या है, एक गैस है जो मैंने लिख दिया है, ये गैसियस स्टेट में होगी। इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 1 1, यही शो करना है।
है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बाइड है कितना, 100 ग्राम है ना। पूछा क्या है, इसका वॉल्यूम पूछा है हमें, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। दिया क्या है हमें, इसका मास दिया है। तो मैंने बताया था इस साइड वाला कोई भी चीज इसमें से किसी चीज को डिनोट कर सकता है ना। तो मैं क्या करूं, मैं ये देख लूं कि भाई ये 100 ग्राम है ना यहाँ पर, तो पहले इसको मास में कन्वर्ट करता हूं। मास में कन्वर्ट करूं मैं इसको, तो इसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका बेटा 1, मोलर मास इसका निकालोगे 40 और 24, 40 और 24 हुआ 64। इसका मास कितना है बेटा 64 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह इसका, इन दोनों का लिखने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे को पूछा ही नहीं गया, मेरे को सिर्फ इस पर गौर करना है। तो मैं इस पे करूंगा 1 इनटू इसका मोलर मास 12 दूनी 24, 24 और 2 26, इट इज 26 ग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब ये 64 ग्राम था तब 26 ग्राम गैस बन रही है ना। अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना बनता, 100 ग्राम है तो गैस कितनी बनेगी, तब गैस कितनी बनेगी, है ना। ये है एक तो चीज। लेकिन मेरे को ये 100 ग्राम गिवन है, मेरे को कितना गिवन है भाई साहब 100 ग्राम। मेरे को ये 100 ग्राम गिवन है कि ये 100 ग्राम है मेरे पास कौन, कैल्शियम कार्बाइड। 64 ग्राम था तो इतना बन रहा था, 100 ग्राम है तो कितना बनेगा। वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो तुम्हें एक चीज पता है, वॉल्यूम एट एसटीपी मैंने बता रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। अगर आपके पास इसका मास आ जाए तो आप उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर 22.4 में मल्टीप्लाई करवा सकते हो, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एसटीपी आ जाएगा। यही आता है ना, यही तो होता है। तो सिंपली वही तो करना है कि ये जब 64 था तब वो चाहिए 26, एक होता तो 26/64 मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो, तो आपके पास ये पता चल जाएगा एथीन का मास कितना है। उस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो। ये एथीन का क्या आ रहा है बेटा, मास आ रहा है। मैं इसको कट आउट करूं 2 की टेबल से 13 टाइम्स 2 की टेबल से 1300/32, ये मास है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, तो मास अपॉन मोलर मास, मास ये रहे 1300/32। इसका मोलर मास कितना है बेटा 26 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 13 की टेबल 13 दूना 26, 13 की टेबल से 1 टाइम 100, ठीक है। ये हटाया नीचे 0। अब देखो, अब इसको काटो 2 की टेबल से 2 1 2 2 1 2 2 2 4, इसको काटो 2 की टेबल से 16 टाइम्स, इसको काटो 2 5 10 2 6, फिर 2 की टेबल से 8 टाइम्स, 2 की टेबल से 2 2 4 और 2 8 2 8 16, 2 की टेबल 4 टाइम्स, 2 की टेबल 14 टाइम्स, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 7 टाइम्स, तो क्या आया 700/2 इंटू 10, ये आया। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आया बेटा 35 लीटर। 70/2 करोगे तो क्या आएगा 35 लीटर आपका वॉल्यूम निकलेगा कि 35 लीटर एथीन बनेगी। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो आपका आंसर ये। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स करनी और आंसर निकाल, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सीमांत अभिकर्मक, ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए मैंने बोला 3A + 2B मिलकर के 2AB का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। मैंने ये बोल दिया कि A का अमाउंट मेरे पास 10 kg था, B का अमाउंट मेरे पास 2 kg था, है ना। ये मिलकर के AB का निर्माण, AB का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप लोग खुद बताइए सबसे पहले कंज्यूम होने वाला, सबसे पहले खर्च होने वाला, खत्म होने वाला जो रिएक्टेंट है, जो क्रिया कारक है, वो कौन होगा यहाँ B। यानी 2 kg B है तो 2 kg A से ही तो रिएक्शन करेगा, सबसे पहले यही खत्म होगा। तो ऐसा कोई रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम होता हो, खर्च होता हो, वही अपना क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट होता है, वही अपना क्या होता है सीमांत अभिकर्मक होता है। अब इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या याद रखना है आपको, सुनिएगा।
लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए LR का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये चीज ध्यान रखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लो होगा, कम होगा, वही अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो लो होगा, कम होगा, वही स्टोइकियो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट LR होगा। ये अप्लाई करना है आपको हर रिएक्टेंट पे, हर रिएक्टेंट पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट आपको LR पूछे तो आप बता दोगे जिसका लो आएगा वही LR है। लेकिन जब मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं स्टोइकियोमेट्री और LR, हम पहचान नहीं पाते कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तब आपको क्या ध्यान रखना है वो सुनिएगा। तब आपको ये देखना है कि जो रिएक्शन होगी उसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके बारे में सभी जानकारी होगी। यानी इस रिएक्शन में अगर दोनों रिएक्टेंट के लिए जानकारी दे दूं मैं, तो ये मेरे लिए कठिन होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तब मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए कि LR निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसका लो होगा वही LR। जिस रिएक्टेंट, हर रिएक्टेंट पे अप्लाई करेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूं। अब देखिए मैंने ये बोला कि भाई मेरे को यहां पर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है ना। जिसका लो आएगा, हर रिएक्टेंट के लिए देखा, जिसका लो आएगा वही क्या होगा, मेरा LR। मान लीजिए इसका लो आ गया तो ये LR बन गया। जो LR बनेगा ये बिफोर रिएक्शन की बात है, बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, LR तो वो होता है ना जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, तो ये कंज्यूम हो गया तो इसका वैल्यू 0। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं। ये कितना है, 3 2 2, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, जो भी इस LR का वैल्यू है इसको यहां पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनटू LR। यहां पर जो भी है, ये जो LR आया है आपका इस रिएक्टेंट के लिए, इसको इसमें से क्या कर दीजिएगा, LR B को माइनस कर दीजिएगा, आपके पास शेष यानी जो बचा हुआ है A का अमाउंट वो आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब ये क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, इस LR का जो क्वेश्चन है, मैं हार्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल वाला होगा ना वो मैं बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सुनिए क्या पूछा है आपको, ये पूछा है बेरियम क्लोराइड जब सोडियम फॉस्फेट से रिएक्शन करता है, ये 0.5 मोल है, ये 0.2 मोल इससे रिएक्शन करता है, तो कितना बेरियम फॉस्फेट बनेगा हमें ये बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले दिक्कत आती है, आप लोग ये पहचानिए LR कौन है। अगर LR का क्वेश्चन देगा ना वो डायरेक्टली पूछेगा फाइंड दी LR। जब फाइंड करना हो तब हमें सिंपली क्या करना होता है, जो भी रिएक्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये फाइंड आउट कर लीजिए। यहां पर इस रिएक्शन को सबसे पहले आप बैलेंस करोगे, क्या क्या बनेगा मैं बता देता हूं। यहाँ एक चीज और बन जाएगी, वो है NaCl। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर देखो बेरियम कितना है, वहां बेरियम 3 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई कराया क्लोराइड कितने हो गए 6, वहां कितना है 1, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर। जैसे ही 6 का मल्टीप्लाई कराया सोडियम कितने हो गए 6, यहाँ सोडियम कितने 3, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराओ। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कराया सोडियम 6 हो गए, फॉस्फेट कितने 2, फॉस्फेट कितने 2, ये बैलेंस हो गई। यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो देख लीजिए, ये 3 है, 2 है, 1 है और ये 6 है, ठीक है। LR निकालोगे, LR नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, 0.2 बटे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2। जो इनमें से छोटा होगा वही अपना LR है, वही अपना LR। जब इनमें से ये पूछ ले जाए ना फाइंड LR, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना है। जो छोटा है ना, जिस रिएक्टेंट के लिए डाटा छोटा है वो LR होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ये पॉइंट हटाया, 10 लगाया, इसको काटा पीटा, 2 5 गया, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, तो 2 पॉइंट लगा, 0 3 दूनी 3 3 दूनी 6 3 6 18 1.6 के आसपास, 1.6 ये आया, 1.6 अपॉन 10 है तो 0.16, इट इज 0.16, ये आया डाटा। इसको काटोगे बेटा, ये 10 नीचे 1
0.1 आया, ये 0.16 आ रहा है, ये 0.1। छोटा कौन है इन दोनों में से? छोटा कौन है बेटा? ये है, ये लो है, तो यही अपना क्या है? LR है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो, जो लो आ रही है वैल्यू वही अपना LR होता है। जो LR होता है वो सबसे पहले कंज्यूम होता है, ये है बिफोर द रिएक्शन। यहां तक की चीज बिफोर द रिएक्शन, अभिक्रिया से पहले तक हमने LR पहचान लिया। अभिक्रिया के बाद, रिएक्शन के बाद क्या होगा? ये जो LR है ये तो कंज्यूम हो गया, तो ये तो बेटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां कितना बचा? ये अमाउंट 0.16 में से 0.1 घटा दो, उतना ही तो शेष बचा। ये कंपाउंड बेरियम क्लोराइड कितना होगा? 0.06 बचा। कितना बचा है? 0.0। ये है चीज आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन यहां कितना बनेगा? जो LR है वही तो बनेगा, 0.1 0.1, यही बताया था मैंने अभी। 0.1 बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। जो LR होगा ना वही यहां बनेगा प्रोडक्ट में पहले। अब इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सबके, उनको यहां सबसे मल्टीप्लाई करवा दो तो वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स देखने तो मैं क्या करूंगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने भी है, इसका है 3, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 0.1 का 6, मल्टीप्लाई करा दो 6, ये 18, यानी 0.18 मोल ये बचा है, ये शेष है, ये रेजिड्यू है। कि इतना बचा हुआ है, शेष है, रिमेनिंग पार्ट है, नॉट रेजिड्यू, इट्स रिमेनिंग पार्ट। रिमेन इतना बचा है, ये तो खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया LR। तो ये कितना बचा? मतलब कितना बना? 0.1 मोल, ये 0.6 मोल। अब उसने पूछा था बेरियम फॉस्फेट का, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0. अगर वो ये पूछता कि बेरियम क्लोराइड कितना बचा है आफ्टर द रिएक्शन, तो मेरा आंसर होता 0.18 मोल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो आपको दोनों डाटा देगा रिएक्टेंट के, तब आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई कर देना, इस तरीके से सॉल्व करना। ये चीज, ये जो फ्रेम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दिमाग में फीड अप कर लो कि इस तरीके से LR वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये तभी कर पाओगे जब आपको ये दोनों डाटा दे रखे हो, क्योंकि तभी तो हम पहचान पाएंगे ना कि किस LR के थ्रू हमें काम करना है, अन्यथा हम नहीं पहचान पाएंगे। और ये फ्रेम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है गाइस? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा अपने हाथों से, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।